नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके विषय में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कोलाइड के कौन कौन से गुण होते हैं। तो मुख्यतः 5 प्रकार के गुणों के विषय में हम लोग चर्चा किए थे कोलाइड के। और कोलाइड के गुण के अलावा एक टॉपिक की और चर्चा हुई थी कल, जिसका नाम है अनेक प्रकार के घटकों का जो या मिश्रण के अनेक जो घटक होते हैं उनका पृथक्करण हम किस विधि के द्वारा करते हैं। तो हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि एक साइड कुछ मिश्रण के नाम लिखे हुए थे और दूसरे साइड कुछ लिखा हुआ था कि उन मिश्रण के घटकों को किस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। इसके विषय में चर्चा हो चुकी थी। जैसे हम लोगों ने बात किया था अवसादन, निथारना, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक, ये सब के विषय में हम लोग चर्चा किए थे। आज उसी के आगे का ये टॉपिक है कि जल में घुले हुए नमक का वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण। जब जल में नमक घुला होता है या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुले होते हैं, उनका वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान उसका पृथक्करण हम कैसे करेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक हेडिंग आया था पृथक्करण। पृथक्करण में वाष्पन के द्वारा पृथक्करण। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाष्पीकरण क्या होता है या वाष्पन क्या होता है। तो इसके विषय में हम बात कर चुके थे, फिर से देखते हैं। जब जल को सामान्यतः वैसे छोड़ दिया जाता है तो जल धीरे धीरे गर्म होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के दौरान ही क्या होता है? जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। बाकी जितने चीजें रहती हैं जल में घुली हुई, वो हमको क्या करती हैं? अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। तो उसी के विषय में चर्चा है। तो देखते हैं यहाँ पे, जल में घुले हुए नमक का वाष्पन द्वारा पृथक्करण। अगर हम जल में नमक को घोल देते हैं तो वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा कैसे उसका पृथक्करण करेंगे। तो देखिए यहां पर एक उपकरण बना हुआ है यहां पर, और इस उपकरण में चीनी मिट्टी की प्याली है और चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर नमक का जल में विलयन या नमक और जल का विलयन इसमें रखा गया है और नीचे स्टैंड लगा है और बर्नर लगा है। बर्नर की सहायता से इसको क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे ये विलयन जैसे जैसे गर्म होता है वैसे वैसे इसका जो जल है वो वाष्प बनकर कहाँ जाता है? वायुमंडल में। अर्थात यह जो ऊपर जा रहा है ये क्या है? वाष्पित जल है। क्या है बच्चों? वाष्पित जल। वाष्पित जल वाष्प बनकर कहां चला जा रहा है? वायुमंडल में। उसके बाद जो दूसरा वाला जो फिगर है उसमें देखेंगे जब पूरा का पूरा जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है तब हम इसका अध्ययन करेंगे और यहाँ पे पाएंगे कि प्याली में यहाँ पे कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं। ये पदार्थ अवक्षेप के रूप में नीचे तली में क्या होता है? जमा हो जाता है। यही क्या है? नमक। क्या है? नमक। इस प्रकार हम जल में घुले हुए नमक को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। किस विधि के द्वारा? वाष्पीकरण या वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा हम इसको क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इन सब चीजों को जानने से पहले हम समझते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण में जो द्रव होता है वह गर्म होकर धीरे धीरे किस में चेंज होता है? वाष्प के रूप में या गैस के रूप में चेंज हो जाता है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में और गैस के रूप में धीरे धीरे क्या होता है? बदल जाता है। और उस क्रिया के दौरान जो हमको अवक्षेप मिलता है वही क्या होता है? हमको विलेय पदार्थ। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई? आगे देखिए बात करते हैं कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की विधि। जैसे जो हमारे घर में जो नमक आता है वो नमक हम इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? हाँ, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान नमक प्राप्त होता है हमको। ठीक,
फिर से उसका क्रिस्टलाइकरण होता है या क्रिस्टल के रूप में उसको प्राप्त करते हैं और पैकेट में बंद करके हाँ मार्केट में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि वाष्पन द्वारा पृथक्करण। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर जल में या किसी रंग वाले पदार्थ में जल को मिला दिया जाए, क्या रंग वाले पदार्थ में अगर जल को मिला दिया जाए तो उसमें से रंग और जल की मात्रा को कैसे हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, कैसे उसका पृथक्करण करेंगे, उसके विषय में ये फिगर है। ठीक है, इसमें देखिए क्या चीज है, यहां पे ये है स्टैंड, ये है स्टैंड और ये है बर्नर, ये स्टैंड ये है बर्नर। यहां पे देखिए वॉच ग्लास लेंगे, वॉच ग्लास एक कांच का होता है, कटोरी की तरह होता है, जिसे क्या कहते हैं वॉच ग्लास। और वॉच ग्लास में हम रखेंगे क्या, स्याही। ठीक, उस स्याही में जल की भी मात्रा होगी, स्याही को रख दिए और एक बीकर ले लिए, उस बीकर में हम क्या भर दिए, जल भर दिए और उसको किसी बर्तन के ऊपर रख दिए या स्टैंड के ऊपर रख दिए और नीचे से बर्नर को क्या किए, जला दिए। ठीक, बर्नर जल रहा है और इसमें का जो बीकर का जो जल है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। देखो दिख रहा है नहीं, यहां से बर्नर चालू कर दिए और बर्नर से क्या हुआ, बीकर का जल धीरे धीरे क्या हुआ, गर्म हो गया। इतना बात समझ में आया। अब बीकर का जल गर्म होने के कारण यहाँ पे जो वॉच ग्लास रखा हुआ है, वॉच ग्लास भी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होगा। ये डायरेक्ट नहीं गर्म हो रहा है, यहाँ पे बीकर का जो जल है वो गर्म होके जलवाष्प के रूप में बना है और वो जलवाष्प क्या है, गर्म है, और जाके इसको वॉच ग्लास को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। वॉच ग्लास को जब गर्म करेगा तो यहाँ पे जो स्याही है और स्याही में जो उपस्थित जो जल की मात्रा है वो धीरे धीरे जलवाष्प के रूप में कहाँ जाएगी, वायुमंडल में जाएगी। इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक यहां से वाष्प के रूप में गैस न निकलने लगे। जब निकलना बंद हो जाएगा तो यहां से बर्नर क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। बंद करके फिर से इसका अध्ययन करेंगे और हम पाएंगे कि इस स्याही में जितना जल था, क्या जितना जल था वो जलवाष्प के रूप में कहां चला गया, वायुमंडल में चला गया और केवल स्याही अर्थात रंगा पदार्थ जो कलर था वो यहाँ पे वॉच ग्लास में बच गया। तो इस प्रकार हम जल में घुले हुए या किसी रंगे पदार्थ में घुले हुए वायु जल को क्या कर सकते हैं, उससे अलग कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे सबको आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए यहाँ जो दूसरी विधि है, यहाँ पे दूध से क्रीम का पृथक्करण। ठीक, जैसे सब लोग जानते होंगे दूध से क्या निकाला जाता है, क्रीम निकाला जाता है, जिसे कहते हैं मलाई ना, क्या कहते हैं, मलाई। ठीक, उसको निकालने की एक विधि होती है। कल हम लोग बात किए थे अपकेंद्रण, क्या बात किए थे हम लोग, हाँ अपकेंद्रण विधि। क्या बात किए थे बच्चों, अपकेंद्रण विधि। इसमें क्या होता है, कभी कभी ठोस में उपस्थित जो कण होते हैं, ठोस में उपस्थित जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि इनको छन्नक पत्र से जब छाना जाता है तो ये उसी ठोस के साथ जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ठोस कणों के साथ ही क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं ना। इसलिए इनको छनन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता ना। जैसे हम एक छन्नी से चाय छानते हैं ना, अगर उसमें दूध और क्रीम मिला हुआ रहेगा तो उसको जब छानेंगे तो उसमें का ज्यादा से ज्यादा क्रीम भी क्या होगा, छन जाएगा, नीचे छन जाता नहीं। इसलिए दूध से क्रीम के पृथक्करण के लिए छनन विधि का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि छनन विधि का इस्तेमाल करने में जो क्रीम के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक, और छनन विधि का इस्तेमाल ना करके हम किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं। किस विधि का बच्चों, अपकेंद्रण विधि का। किसमें, दूध से क्रीम के पृथक्करण में किस विधि का इस्तेमाल करते हैं, अपकेंद्रण विधि का। अब हम जानते हैं कि अपकेंद्रण विधि होता क्या है। छनन विधि समझ में आ गया। छनन विधि के द्वारा हम दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं।
छनन विधि के द्वारा दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया छनन विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तब किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि अपकेंद्रण विधि होता क्या है। सभी लोग देखे होंगे, ठीक? जब दूध से जब दही बनता है या दूध से जब मक्खन को जब निकाला जाता है तो एक प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है ना। गांव में सभी लोग देखे होंगे माठा मारते हुए सबको ना। तो माठा जब ऐसे ऐसे मारते हैं तो उसमें जो हल्का पदार्थ होता है, जो क्रीम होता है, वो ऊपर आ जाता है, और जो भारी जो पदार्थ होता है वो कहाँ बैठ जाता है? नीचे। ऊपर से उसको मलाई को हम क्या करते हैं? क्रीम को निकाल लेते हैं, ठीक? तो ये होता है। देखिए अपकेंद्रण विधि में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। जैसे यहां पे एक बर्तन लिए ना, चौड़ा सा बर्तन लेंगे, हाँ भगोला ले लिए, ठीक? यहां पर एक उपकरण ऐसे लगा रहता है ना, वो उपकरण ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे बना होता है ना, ठीक? इसे कहते हैं थैलर। क्या कहते हैं? थैलर, ठीक? थैलर कहते हैं माठा मारने वाला, ठीक है? इसको बहुत तेजी से, मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है। घुमाने के कारण जो भारी कण और हल्के कण अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं? हल्के कण और भारी कण क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। हल्के कण ऊपर तैरने लगते हैं। क्या होते हैं? ऊपर तैरने लगते हैं, और भारी कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। जो ऊपर तैरते हैं उनको हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा दूध से क्रीम का पृथक्करण आसानी से हो जाता है। इतना बात समझ में आया? किसी कोई दिक्कत है पूछो भाई। हो गया? इसको नोट कर लो फटाक से। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहां पे देखिए जिस विधि का इस्तेमाल मक्खन को निकालने में किया जाता है उसे थैलर के अलावा मथनी भी कहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, ठीक है? तो ये हो गया मथनी। तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा कि जल में घुले हुए नमक का वाष्पन द्वारा पृथक्करण कैसे होता है और दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे होता है, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये अच्छा समझ में आया होगा। समझ में आया सबको? ठीक। लोगों ने पढ़ा जल में घुले हुए नमक का वाष्पन द्वारा पृथक्करण, और दूसरा पढ़ा दूध से क्रीम का पृथक्करण, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।